गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं भैया आप, और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आज कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो फर्स्ट टाइम आया? कल सारे बच्चे थे ना, सबने क्लास की थी कल मेरी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पहली क्लास जो मैंने कराई थी, सबकी अच्छी हुई थी क्लास। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कल की क्लास आप मुझसे जब फर्स्ट टाइम पढ़े, आपको कैसा लगा उस क्लास को करने के बाद? जरा मुझे बताइएगा। देखिए, जो बच्चा आज पहली बार आया उसे क्लास समझ में नहीं आएगी जब तक वो कल की क्लास नहीं देखेगा, इसलिए कल की क्लास जरूर देख लेना। कल की क्लास आपको कैसी लगी थी ये आपने बताना है बस। सोचो, बहुत अच्छा लगा था। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और बोलूंगा, एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है बेटा? आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये आप जानते हैं, लेकिन अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर मैं आपसे कहूं, दोस्तों ध्यान से सुनो, यहां आपके 50 नंबर की जीके आती है, यहां भी 50 नंबर की जीके आती है, यहां आपका 50 नंबर की जीएस आती है, यहां आपकी 75 नंबर की जीएस आती है। बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं, आप आरआरबी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों आपको सिर्फ ये बुक, एक बुक पढ़नी है, छोटी सी बुक, आपको ये छोटी सी बुक पढ़नी है और आपको 60% जीएस यहां से मिल जाएगी, तो क्या आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ, कोई बच्चा स्टेनो की भी कर रहा होगा तैयारी, मैं आपसे कहूं कि आपको ये बुक पढ़नी है, और वो कौन सी बुक है पहले मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये वाली बुक है बच्चों, ये वाली बुक, ये वाली बुक। 60% जीएस इसमें से आएगी। चाहे आप तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की, ग्रुप डी की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो एनवीएस की, बच्चों 60% जीएस 50 से 60 यहां से आएगी। आप तैयार हो? आज मेरे कहने से, आज मेरे कहने से ये बुक मंगवा लेना, 8 दिन में तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और इस बुक को डेली, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये बाइलैंग्वेज किताब है, एनटीपीसी की या किसी भी एग्जाम की। दोस्तों टीटी के, रेलवे के होल एग्जाम के लिए किताब है, ये रेलवे के होल एग्जाम के लिए। तो बच्चों बस इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत बच्चों के पास है भी, उनसे खुद पूछ लो कैसी किताब है ये। जिनके पास है, देखो परीक्षित के पास है, पूछ लो कैसी किताब है, कोमल के पास है, पूछ लो कैसी किताब है, सुनीता के पास है, पूछ लो कैसी किताब है। तो मैं नहीं कहूंगा कि किताब अच्छी है, उनसे पूछ लो बच्चों से। आपका 2 मिनट टाइम लिया समझाने के लिए, अब आ जाओ जरा यहां पर। कल की क्लास का लास्ट पॉइंट क्या था? कल की क्लास का लास्ट पॉइंट क्या था बच्चों, ये बताओ। कल की क्लास के लिए लास्ट पॉइंट क्या था ये बताओ। तो कल की क्लास का जो लास्ट पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था इलेक्शन ऑफ ब्रिटेन, यही चल रहा था बच्चों, इलेक्शन ऑफ ब्रिटिश, ये चल रहा था बच्चों, यानी कि ब्रिटेन में चुनाव होना था, यहीं तक तो मैं चल रहा था। और हम लोग ये भी आपको बता चुके थे कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी जीत गई थी, लेबर पार्टी जीत गई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। और बेटा लेबर पार्टी जीत गई थी तो इसके प्रधानमंत्री कौन बने थे, पीएम कौन बने थे? सर क्लीमेंट एटली। कौन बने थे? एटली, एटली बने थे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, एटली इसके प्राइम मिनिस्टर बने थे। यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब पीडीएफ ओपन कर लेता हूं। आज आपको कुछ पॉइंट पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, कल बिना पीडीएफ के पढ़ाया था सब कुछ, आज आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ये सुनो बच्चों, यहां से पीछे क्रिप्स मिशन आपका क्लियर है? किसी का कोई डाउट तो नहीं है यहां तक बेटा? क्रिप्स मिशन तक सबका क्लियर है या किसी का कोई डाउट है? बताते चलो बेटा, एक एक बच्चे का डाउट नहीं छोड़ूंगा, एक सिंगल भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। एक बात और, जितना पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड क्लास के लास्ट में मैं 20 क्वेश्चन पूछूंगा। प्रियंका कह रही है, प्रियंका आरुषि सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो गुड़िया, क्या डाउट है? और जिसने नहीं पढ़ा वो कल की क्लास देख लेना, उसे आज समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। जिस बच्चे ने कल क्लास नहीं लिखी वो आज की क्लास करेगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए कल की क्लास पहले लो जाके, ठीक है? मैं किताब बाद में बताऊंगा कैसे मिलेगी, अब आ जाओ जरा यहाँ पे। दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, ये बात आप समझ गए थे। गांधी जी ने इसे क्या कहा था?
गांधी जी ने इसको क्या कहा था? भूमिका बाद में पूछना डाउट बेटा। गांधी जी ने इसको क्या कहा था ये बताओ जरा। तो गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने कहा था उत्तर तिथीय चेक। गांधी जी ने क्या कहा था बेटा? उत्तर तिथीय चेक कहा था, डूबते हुए बैंक का चेक कहा था। ऐसा बैंक जिसमें ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वार आप सब लोग जानते हैं कि सर सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1939 में शुरू हुआ, 1945 में ये खत्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया, ब्रिटेन में चुनाव हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम था सर क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली बड़े उदारवादी थे। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ चुका है, हमें भारत को आजाद कर देना चाहिए। अब वो समय आ चुका है कि हमें भारत को आजाद कर देना चाहिए। तो ये अपने 3 मंत्रियों को बाहर निकालते हैं, और वो तीनों मंत्री कौन थे? कैबिनेट मंत्री। वो 3 मंत्रियों को बाहर निकालते हैं बच्चों, जो जिसका नाम था तीनों मंत्रियों को एक साथ निकाला जाता है। वो तीनों मंत्री थे कैबिनेट मंत्री, इसलिए उस मिशन का नाम क्या रखा? कैबिनेट मिशन। उस कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? अगर मैं कैबिनेट मिशन की बात करूं तो कैबिनेट मिशन में बेटा ध्यान रखिएगा, सर पैथिक लॉरेंस जो इसके क्या थे बेटा? प्रेसिडेंट। क्या थे मेरे प्यारे साथियों? सर पैथिक लॉरेंस जो थे वो इस कमीशन के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि बताइएगा इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर पैथिक लॉरेंस। इसके बाद दूसरे का नाम था एबी अलेक्जेंडर और तीसरे का नाम स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब जरा ध्यान से सुनो, सवाल आता है कि कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? क्वेश्चन बताइएगा। मैंने सवाल आपसे पूछा है, कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? बताओ दोस्तों, कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? तो 1946 में। अब सवाल आता है कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया था? अब सवाल आता है कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा था बच्चों? बात तो ये तो सबने पता है, सबको पता है इस बात का कि कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया में आया। लेकिन क्यों आया बेटा? इसलिए आया क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ये चाहते थे कि अगर आज हमने भारत को आजाद कर दिया और भारत की स्थिति आज भी ये रही, तो हो सकता है कल कोई दूसरा देश भारत पर कब्जा कर ले। हो सकता है कल कोई दूसरा देश भारत पर कब्जा कर ले। तो पहले भारत जाइए, और भारत जाने के बाद भारत की संविधान सभा बनाइए, उनका संविधान लागू करवाइएगा, और तब उनको आजाद कराने की प्लानिंग करिएगा। कैबिनेट मिशन भारत आता है, और आने के बाद भारत के बड़े बड़े लीडर से ये बात करते हैं। जब भारत के बड़े बड़े लीडर से बात कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे पैथिक लॉरेंस है जो किससे बात कर रहे हैं? हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से ये बात कर रहे हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था बच्चों। ये बात क्लियर होगी? ये बात चल रही है गांधी जी के बीच में और पैथिक लॉरेंस के बीच में कि देश को आजाद करना, लेकिन उससे पहले संविधान सभा बनानी। अब इन्होंने कहा कि भारत देश की पॉपुलेशन को देखने के उपरांत इन्होंने कहा कि हम भारत में सिर्फ 389 मेंबर ही रख सकते हैं। भारत में क्या कर सकते हैं दोस्तों? भारत में क्या कर सकते हैं? भारत में हम लोग क्या कर सकते हैं? संविधान सभा में कुल 389 मेंबर ही रखेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे? लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन यहां पे आता है, वो क्या था वो सुन लीजिएगा, आपको बता देना चाहता हूं। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन, इसने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था बच्चों द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? और संविधान सभा ही कांग्रेस थी, ये कांग्रेस ही भारत था। ये किसने बोला था? ये सब जी ऑस्टिन ने बोला था। लेकिन सबसे पहली बात जो आपके पेपर में आती है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया, भारत के बड़े बड़े लीडर से मिला, उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन में कुल 389 मेंबर होंगे। लेकिन उस समय का जो भारत था वो 3 पार्टों में डिवाइड था। उस समय का जो भारत था वो 3 पार्टों में डिवाइड था। अब वो कौन कौन से पार्ट थे? कोई बच्चा बता सकता है कि उस समय 3 पार्ट कौन कौन से थे? उस समय जो हमारा भारत था वो 3 पार्टों में बटा हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस समय हमारे भारत के 3 पार्ट कौन कौन से थे? कोई भी बताए। 73 में भेज दो। नहीं आया। हाँ जी, नहीं बता पाओगे, मैं बताता हूं।
हमारा भारत 3 पार्टों में बटा था। पहला पार्ट जिन पर अंग्रेजों का शासन था, कुछ ऐसे हिस्से जिन पर अंग्रेजों का शासन था, उसे हम लोग बोल रहे थे ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश प्रोविंस, ऐसा क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था। और आप जानते हैं भारत के लगभग 80% हिस्से पर उनका कब्जा हो चुका था, उसे कहा जाएगा ब्रिटिश भारत। दूसरा देसी रियासत, दूसरा क्या कहेंगे बच्चों, देसी रियासत, जिन्हें प्रिंसली स्टेट कहा जाता है, ऐसा हिस्सा जिन पर भारत के राजाओं का कब्जा था। जैसे कि जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हुए तो उस समय जम्मू कश्मीर रियासत के जो राजा हुआ करते थे वो हरि सिंह थे। वो कौन थे बच्चों, वो हरि सिंह थे। और जैसे आज आपके यूनियन टेरिटरी होते हैं, ऐसे ही उस समय पर कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। ऐसे ही उस समय क्या हुआ करते थे बच्चों, कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। और उस समय पर 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिनमें आपका दिल्ली था, अजमेर था, बलूचिस्तान था और कुर्ग था। लेकिन दोस्तों इन्हें याद कैसे करूं, याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है ABCD, ABC और D। यानी कि अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो बताना जरूर। A4 हो गया अजमेर, B4 हो गया बलूचिस्तान, C4 हो गया कुर्ग और D4 हो गया दिल्ली। यानी कि ट्रिक आपको याद रखनी है ABCD। क्या लिखनी है बच्चों, ABCD। तो ये मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, तो हमारे भारत में 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। अब सुनो ABCD आपको ट्रिक कैसी लगी जरा बताओ तो एक बार। ABCD की गुड मॉर्निंग मोनिका, आपको अगर कमिश्नरी क्षेत्र आपसे कोई पूछता हो कि ये बताओ भाई आपको हमारे भारत में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने रहे, तो आप कहोगे सर वो रहे थे 4। लेकिन याद कैसे करूंगा, याद करने का तरीका ABCD ABCD ABCD। ABCD का मतलब क्या है, A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। D4 हो गया बच्चों दिल्ली। कमिश्नरी एरिया क्या होता है, जैसे आज हमारे भारत में यूनियन टेरिटरी होते हैं, उस समय पर क्या होते थे, आपके कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत में कुल मिलाकर कितनी यूनियन टेरिटरी है एट प्रेजेंट हमारे भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी है, तो आप लोग कहोगे सर यूनियन टेरिटरी हमारे भारत में 8। कितनी है, 8। ये भी सवाल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, 8 यूनियन टेरिटरी है। क्लियर है बच्चों, चलो इसके बाद आगे चलिए। आगे चलने के बाद बच्चों आप देखते हैं यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीटों का जो डिवाइडेशन हुआ था वो कैसे हुआ, वो तो आप देख ही नहीं पाए। ब्रिटिश भारत, प्रिंसली स्टेट, कमिश्नरी क्षेत्र या कमिश्नरी एरिया, कैसे कैसे डिवाइडेशन हुआ। कुल मिलाकर 389 मेंबर थे, कुल मिलाकर 389 मेंबर हैं। इनका डिवाइडेशन कैसे हुआ था, डिवाइडेशन था बच्चों 4 सीट मिली कमिश्नरी क्षेत्र को, 4 सीट मिली कमिश्नरी एरिया को, 292 मिली बेटा आपकी किसको, 292 मिली आपकी ब्रिटिश भारत को, और 93 मिली आपकी 3 और 4 7 दोनों, बिल्कुल करेक्ट। ये था डिवाइडेशन। जो सीटों का डिवाइडेशन था वो कैसे किया गया था, तो सीटों का डिवाइडेशन ये रहा, ब्रिटिश भारत 292, प्रिंसली स्टेट 93, कमिश्नरी एरिया 4। तो सीटों का डिवाइडेशन आपको समझ आ गया, सीटों का डिवाइडेशन आपको समझ आ गया, आ गया। अब जब इन सीटों पे चुनाव हुआ था, जब इन सीटों पे चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग 73 सीट ले गई, अदर को 15 मिली, और मुस्लिम आपकी जो कांग्रेस थी उसको 208 सीट मिली थी, कांग्रेस को 208 सीट मिली थी। लेकिन दोस्तों एक बात आप समझना जरा, एक बात समझना, एक वर्ड तुम्हारे सामने मैं यहां पर लिखूंगा एंग्लो इंडियन, एक वर्ड लिखूंगा तुम्हारे सामने एंग्लो इंडियन। क्या आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं, क्या आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। देखो अगर मैं एंग्लो इंडियन की बात करता हूं तो ध्यान से सुनो, अगर मैं एंग्लो इंडियन की बात करता हूं बच्चों, जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो कुछ अंग्रेजों ने हमारी भारतीय जो यहां पर महिलाएं हैं उनसे जबरन शादी कर ली। अब जब शादी कर ली, या तो वो महिला उनके साथ यूरोप चली गई, और वो अगर यूरोप नहीं जा पाई, वो व्यक्ति भी यहीं रहा, उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाती हैं। वो क्या कहलाती है बच्चों, एंग्लो इंडियन कहलाती है। फिर से आपको बता दूं, यूरोप का पिता हो, मम्मी इंडियन हो, उनसे उत्पन्न जो संतान होगी
वो एंग्लो इंडियन कहलाएगी। तो जब हमारे देश का संविधान भी लागू हो गया था, अबे नहीं, रेड इंडियन अमेरिका वालों को बोलते हैं, इनको नहीं, क्या बोल रहे हो बाबू। अगला देखिए, आपको बता दूं कि हमारे देश का संविधान लागू हुआ 1950 में और लोकसभा 1951-52 में बनी। तो लोकसभा में यह कहा गया कि 2 मेंबर एंग्लो इंडियन, 2 मेंबर आपकी लोकसभा में एंग्लो इंडियन रहेंगे, 2 मेंबर एंग्लो इंडियन रहेंगे, और जिनका चुनाव भी नहीं होगा उन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे। उन्हें राष्ट्रपति क्या करेंगे बच्चों? ओ भैया आदित्य, यार पढ़ लो मेरे भाई, वो गुड़िया पढ़ना चाहती है तो क्यों उसको आप परेशान कर रहे हो? आप अपना ध्यान रखो ना, उन पे क्या कर रहे हो यार? आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, आपको मैं डांटता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। आप सब जो यहाँ पढ़ रही हैं लड़की छोटी बहन जैसी हैं, तो मैं नहीं डांटना चाहता किसी को भी, है ना। और अगर किसी को ये लग रहा अरुण की भाई मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो सैटरडे के दिन मैं एक क्लास ले लूंगा आपको, जो पहली क्लास में नहीं आ पाए थे वो बच्चे सैटरडे के दिन पढ़ लेना, बात खत्म, ठीक है। वो सैटरडे के दिन पढ़ लेना। सीटों का डिवाइडेशन अभी बताऊंगा, जरा रुको। लेकिन बच्चों अब हमारे भारत देश में 104वां संविधान संशोधन किया गया 2020 में, और एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था वो खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था वो खत्म कर दिया गया। लेकिन बच्चों पहले एंग्लो इंडियन कौन बने थे, ये सवाल आपके सीएचएसएल में आया था कि पहला एंग्लो इंडियन कौन था? फ्रैंक एंथनी। कौन था बच्चों? फ्रैंक एंथनी। ये आपके पेपर में आया था, ये लिख लो जरा इसे, ठीक है। और पहला पारसी कौन था? ये थे आपके पीएच मोदी साहब, ये थे आपके पीएच मोदी साहब। इसके बाद मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये पॉइंट देखो, कुछ विशेष पॉइंट, क्योंकि आज तो लगभग संविधान सभा मेरी खत्म होने वाली है। मैं तो अब यहां इनके क्वेश्चन कराना चाहता हूं आज। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये इंपोर्टेंट करके लिख लो, ये इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बात क्लियर हो गई? ये कांग्रेस के सदस्य थे लेकिन संविधान सभा के नहीं थे। और जिन्ना तो किसके थे दोस्तों? अगला देखिए, अगला सवाल आपका पॉइंट है, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण दोनों ने संविधान सभा की सदस्यता को त्याग दिया था। बोले हम संविधान की सदस्यता लेने मतलब स्वीकार नहीं करते हैं, हम संविधान सभा की स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आता है बच्चों, अब संविधान सभा बन जाती है, अब संविधान सभा बन जाती है और संविधान सभा की पहली बैठक होनी शुरू हो जाती है। यहां से बहुत प्यार से सुनना, बहुत प्यार से। अब हमारे देश में संविधान सभा बन जाती है दोस्तों, और संविधान सभा बनने के बाद संविधान सभा का पहला सेशन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ 9 दिसंबर 1946 इन दिल्ली। यानी कि संविधान सभा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं इसे लिख के पढ़ा सकता हूं आपको, यहां देखो, संविधान सभा की अगर मैं बात करूं, अगर मैं संविधान सभा की बात करूं, अगर मैं संविधान सभा की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करूं, तो जब इसके चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद बेटा जब इनकी पहली बैठक हुई, जब इनकी पहली बैठक हुई, जब इनका फर्स्ट सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन ये कहां पर हुआ बच्चों? इन दिल्ली, इन दिल्ली। आपसे ये पूछ सकता है कि इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके जो चेयरमैन थे, इसके जो प्रेसिडेंट चुने गए थे, मतलब जो अध्यक्ष बने थे, यहां पे जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था, इसका जो प्रेसिडेंट बनाया गया था बच्चों, वो किसको बनाया गया था? पता है किसी को? वो बनाया गया था बेटा सच्चिदानंद सिन्हा को, वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया, ये आप पूछ सकते हो। सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा उस समय पर इस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग मेंबर थे। क्या थे बच्चों? सबसे बुजुर्ग मेंबर थे। लेकिन ये बैठक हुई कब थी? 9 दिसंबर 9 दिसंबर
1946 को पहली बैठक हुई थी, ये ध्यान रखना। इसके बाद 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को इसकी एक और बैठक होती है, एक 13 दिसंबर को बैठक होती है। 4 ही बैठक याद रखनी है बच्चों। और लास्ट सेशन कब होता है? अगर मैं लास्ट सेशन की बात करता हूं तो लास्ट सेशन होता है बच्चों 24 जनवरी 1950 को। ये 4 ही सेशन आपको याद रखने हैं बस। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुई थी? दिल्ली में। अब दोस्तों इतना होने के बाद आप एक बात बताओ कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो ये 389 मेंबर में से बेटा कितनी सीट पाकिस्तान के पास चली गई? आप बताइएगा कि हमारे पास जो 389 सीट थी इनमें से कितनी थी जो पाकिस्तान के पास चली गई? बताओगे? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, हमारे पास रह गई इंडिया के पास 299। इंडिया के पास कितनी रह गई? 299, मतलब 90 सीट उनके पास चली गई। 90 सीट उनके पास चली गई। अरे 73 क्यों लिख रहे हो यार? इसके बाद इनका डिवाइडेशन हुआ, और डिवाइडेशन हुआ ऐसे बेटा, 229 दे दी गई ब्रिटिश भारत को और 70 दे दी गई आपका प्रिंसली स्टेट को। 70 दे दी गई आपकी प्रिंसली स्टेट को। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, सेकंड बैठक कब हुई, थर्ड बैठक कब हुई और लास्ट बैठक कब हुई? ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। पहला बैठक कब हुआ, दूसरा बैठक कब हुआ, तीसरा बैठक कब हुआ, चौथा बैठक कब हुआ, ये आपका क्लियर हो गया। आ जाओ जरा यहाँ पे। यहां आने के बाद दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, स्थायी अध्यक्ष हो गए। अब जो कल पढ़ाया है और आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर मैं आपसे 30 क्वेश्चन पूछता हूं तो क्या, हाँ एक सवाल और रह गया। एक मेंबर का जो इलेक्शन होगा बच्चों, वो 10 लाख लोगों पर होगा, वो 10 लाख की जनता पर होगा। ठीक है, एक का जो चुनाव होगा वो 10 लाख पर होगा। और ये इसके टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे बच्चों, अस्थायी अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों कल से लेकर और आज तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर मैं आपसे 30 सवाल पूछता हूं तो क्या आप 30 के 30 बताओगे? अगर मैं आपसे 30 सवाल पूछता हूं तो क्या आप 30 के 30 बताएंगे? चलो भैया, तो आपने कहा सर मैं पूरे में से पूरे क्वेश्चन करूंगा। पहला क्वेश्चन जरा बताइए, 1920 में किसने कहा था कि संविधान सभा भारत के लोग बनाएंगे, आप नहीं बनाओगे? ये कल पढ़ाए थे मैंने सब क्वेश्चन आपको, अप्रोक्स 30 ही बताने हैं आज आपको। दोस्तों इस सवाल का जवाब बताइएगा। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि 1922 में किसने कहा था कि देश के लिए संविधान सभा बननी चाहिए? बच्चों ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। पढ़ाया था कल या नहीं? इस तरीके के पेपर में सवाल आएगा बच्चों। वेल डन मेरे प्यारे साथियों, वेल डन। अगला देखिए, संविधान सभा के औपचारिक रूप का प्रतिपादन किसने किया था? संविधान सभा के औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? औपचारिक रूप याद कीजिए, कल 1934 आपको बताया था। औपचारिक रूप से 1934, और 1934 में कौन कर रहे थे मांग? एम एन राय, एम एन राय, एम एन राय। बच्चों याद कर लो, एम एन राय। अगला देखिए, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ये मैंने नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन तो मैं ऐसा पूछूंगा जो नहीं पढ़ाया आपको। एम एन राय, उसने पूछा है हु गिव द शेप टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, पंडित नेहरू जी का नाम, पंडित नेहरू जी का नाम। अगला भैया आपको यह बताना है कि कांग्रेस ने पहली बार मांग कब की थी? कांग्रेस ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मांग कब की थी बच्चों?
कांग्रेस ने पहली बार मांग कब की थी कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बननी चाहिए? कांग्रेस ने पहली बार ये मांग कब की थी कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बननी चाहिए? तो दोस्तों उन्होंने कहा था 1937 में। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सारे बच्चे बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब दे रहे हैं। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो दोस्तों यहां करने वाले थे आपके नेहरू जी। अगला देखो, अगला सवाल क्या है? 1942 में कौन सा मिशन भारत आया था? सॉरी, 1942 में कौन सा मिशन भारत आया था? क्रिप्स मिशन, वेवेल मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, कौन सा मिशन था? तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर क्रिप्स मिशन। आपका जवाब आ जाएगा क्रिप्स मिशन। गांधी जी ने इस मिशन को क्या कहा था? गांधी जी ने इस मिशन को क्या कहा था? गांधी जी ने इस मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक, या उत्तर तिथि चेक, या डूबते हुए बैंक का चेक। यह आपको बताना है, डूबते हुए बैंक का चेक। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, गांधी जी अफ्रीका से कब इंडिया आए थे? बीच में एक दो सवाल आपसे ऐसा भी पूछेंगे, गांधी जी अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? चौहान नीतीश, बेटा हम तो दोनों ही लैंग्वेज में कल आपको लिखा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। 1915 में भैया, ठीक है। अगला देखिए, ओह गलत कहां जा रहे हो भाई, ऐसे क्यों करते हो तुम, पागल हो क्या? ये आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा की मांग इंडिया में सबसे पहले किसने की थी? संविधान सभा की मांग इंडिया में सबसे पहले किसने की थी? आपको बताना है, द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज द प्रेसिडेंट हु इन 1895। सबसे पहले कौन व्यक्ति मांग कर रहा है? तो दोस्तों वो कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक जी। वो कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक जी। देखो आंसर गलत हो गया भाई, वो कौन कर रहे थे बच्चों? बाल गंगाधर तिलक जी कर रहे थे। डी विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों आपका तुरंत आंसर आ जाएगा कैबिनेट मिशन। अब मैं यहाँ 3 सवाल आपसे पूछूंगा। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया? पहला सवाल, कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया? पहला सवाल तो ये रहा, 1946 में। कैबिनेट मिशन में कुल कितने मेंबर थे? दूसरा सवाल बताइए, कैबिनेट मिशन में कुल कितने मेंबर थे? सबसे पहले ललित चौहान ने आंसर दिया है, 3 मेंबर थे। तीसरा सवाल, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, ये आपने बताना है। तो सबसे पहला जवाब दिया है रोहित साहू ने, रोहित शाह ने। वो थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे बच्चों? पैथिक लॉरेंस। उन 3 व्यक्तियों के नाम क्या है? एक तो पैथिक लॉरेंस थे, 2 व्यक्ति और थे, उनके नाम बताइएगा। 1 मिनट का समय आपके पास। पैथिक लॉरेंस के साथ में कौन कौन थे? एक तो पैथिक लॉरेंस थे, दूसरे का नाम बताइएगा। एक अलेक्जेंडर थे, बिल्कुल ठीक है, रोहित साहू। तीसरे का नाम क्या था? तीसरे का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। वेल डन। इसे बोलते हैं पढ़ाई करना, ठीक है, इसे बोलते हैं पढ़ाई करना, कि आप क्वेश्चन पूछे आपसे, आप तुरंत आंसर दो। ये होता है वास्तविकता ही असली पढ़ाई करना बच्चों। जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी थी? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के हेड कौन थे? हेड ऑफ लेबर पार्टी, लेबर पार्टी के मुखिया कौन थे? दोस्तों लेबर पार्टी के मुखिया थे सर क्लीमेंट एटली। कौन थे? सर क्लीमेंट एटली। सर क्लीमेंट एटली कौन थे? अब देखो कितने क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलेंगे। सर क्लीमेंट एटली कौन थे? द पीएम ऑफ ब्रिटेन, द पीएम ऑफ ब्रिटेन। आपको बताना है कैबिनेट मिशन को इंडिया किसने भेजा था? आप बताओ, कैबिनेट मिशन को इंडिया किसने भेजा था? तो वो भेजा था पीएम ने, जो पीएम पवन मुरल, मत समझना यहाँ पे, कभी पीएम आए तो पवन मुरल।
वो भेजा था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ने कि आप भारत जाइए और भारत को आजाद करने का और संविधान सभा का प्लान कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भारत को आजाद करें और कोई दूसरा देश भारत पर कब्जा कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं। मैं आज बहुत खुश हूं कि आपने 9 क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे और आपने 9 के 9 सही बताए हैं। अगला सवाल बताइएगा। अगला है, संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? संविधान सभा किसके कहने पर संविधान सभा किसके कहने पर गठित की गई थी, ये आपने बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले इन चारों आयोगों की डेट लिखो। आपका आंसर बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिशन, लेकिन इन चारों की डेट लिखो। इन चारों की डेट लिखो, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, लिखिए इनकी डेट। अगर डेट लिखोगे तो साइमन कमीशन 1927 में बना, 1927 में बना और 3 फरवरी 1928 को भारत आया। 3 फरवरी 1928 को भारत आया मुंबई। ये तो हो गया आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है बच्चों, आपसे पूछे क्रिप्स प्रस्ताव 1942, माउंट योजना 1947 और ये 1946। डी विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए 1936, नहीं बेटा इसे 37 करो। बताइए 1937 में कांग्रेस ने जब संविधान सभा की मांग की थी तो वो कहां पर की थी? तो दोस्तों 1937 में जो कांग्रेस की मांग की गई थी वो की गई थी फैजपुर में। और फैजपुर पहला ऐसा सेशन था बच्चों जो किसी गांव में हुआ हो। ये गांव में हुआ था। ये फैजपुर कहां पड़ता है, किस स्टेट में? फैजपुर किस स्टेट में बच्चों? तो फैजपुर है योगेश का आंसर, बिल्कुल ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र में है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने तय किए गए थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रखने की बात की गई थी? 389, 409, 429 और 505। तब बच्चों आपका जवाब आ जाएगा 389। तब आपका जवाब आ जाएगा 389। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही रहा। इन 389 का डिवाइडेशन बताओ कैसे हुआ था? 389 का डिवाइडेशन कैसे हुआ था? योगेश जवाब दो भाई। 389 का डिवाइडेशन कैसे किया गया था? तो बच्चों 389 का डिवाइडेशन किया गया था, ये ब्रिटिश भारत को दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। प्रिंसली स्टेट को 93 दी गई थी, कमिश्नरी क्षेत्र को 4 दी गई थी, तो आंसर डी आ गया बेटा। आंसर डी आ गया। क्या सबका सही है? क्या सबका सही है बच्चों? चलिए अगला सवाल। 292 मेंबर का निर्वाचन होना था बच्चों, 292 का, जो ब्रिटिश भारत से थे, उनमें से कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? आपको बताना है कि 292 जिन पर चुनाव हो रहा था उनमें से कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? तो बच्चों कांग्रेस को मिली थी आपकी 208 सीट। कितनी मिली थी? 208 सीट मिली थी बच्चों। ये आज साइन बड़ा गलत जा रहा है भाई, इधर उधर उधर उधर। 208। अगला देखिए, आजादी के बाद जब डिवाइडेशन हुआ तो 389 सीट में से हमारे पास कितनी रह गई? हमारे पास 389 में से कितनी रह गई? तो बच्चों 389 में से हमारे पास रहेगी 299। कितनी रहेगी? 299 रहेगी। क्लियर चल रहा ना यहां तक सब कुछ? सारे सवाल सब कुछ क्लियर है ना बच्चों? कोई ऐसा तो साथी नहीं है जिसको यहां पे कोई दिक्कत हो रही हो, कोई ऐसा पॉइंट जो उसको समझ में ना आया हो? चलो भैया अगला सवाल देखिए। अब 299 में से ब्रिटिश सॉरी प्रिंसली स्टेट को कितनी सीट दी गई थी? बताओ भैया। 299 आई,
उस 299 में से मैंने आपको ऐसे लिखा था, 299 को मैंने लिखा था 229 और 70, मैंने ऐसे ही तो लिखा था बच्चों, मैंने ऐसे ही तो लिखा था ना। तो इस 299 में से जो 70 सीटें हैं वो किसको दे दी गई, वो प्रिंसली स्टेट को दे दी गई। ठीक है, अगला देखिए, उस 299 में से, उस 299 में से अगर 70 तुमने दे दी तो तुम्हारे पास बची कितनी, अगर तुमने 70 दे दी तो तुम्हें बची कितनी, सर हमारे पास बची 229, हमारे पास बची 229। बच्चों ईमानदारी से बताओ, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर मैं डेली आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछूं, पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊं, एक दिन थ्योरी पढ़ाऊं, प्लस उसके बाद उसी टॉपिक के एमसीक्यूज कराऊं, तो बच्चों मेरा प्लान कैसा है जरा ये बताइएगा, पहले बताओ मेरा प्लान कैसा है। अरे कम से कम आपको ये तो पता लगे कि क्वेश्चन आते किस तरीके के हैं, पूछने दो एग्जामिनर को, जो पूछेगा वो पूछ, जितना डीपली पूछ सकता है, मैं तुम्हें वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है। और ये मेरा खुद का तरीका बच्चों, ना मुझे किसी ने बोला है कि तुम्हें ऐसा करना है वो करना, नहीं, ये मेरा खुद का सेल्फ है कि मैं बच्चों को सबसे पहले थ्योरी पढ़ाऊं, टॉपिक कंप्लीट करूं, फिर उन्हें ये दिखाऊं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये है पीके मोरल योजना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बेवकूफ है गधे क्या, आज क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो भैया, अगले पर आइएगा। एक व्यक्तिगत, देखो इस सवाल को कितना बड़ा करके लिखा उन्होंने, कितना बड़ा कर दिया इस सवाल को, और आप इस सवाल को तुरंत एकदम आंख बंद करके भी जवाब दे सकते हो। कैसे, उसने बोला है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। देख रहे हो आप, सवाल कितना बड़ा कर दिया उसने। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, आपने देखते ही सवाल का आंसर दे दिया है, आपने देखते ही सवाल का जवाब दे दिया है कि एक व्यक्ति का चुनाव, एक मेंबर का चुनाव कितने पर होगा, एक मेंबर का चुनाव 10 लाख लोगों पर होगा। कितने लोगों पर होगा, 10 लाख लोगों पर होगा। बात समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे। पढ़ने में आज तुम्हें मजा आ रहा होगा पूरा, कि आज अपनी माता से भी जाके बोलोगे, पिता से भी जाके बोलोगे, पापा जी जो टॉपिक पवन सर ने पढ़ाया पूछ लो, उसमें से तुम कुछ भी पूछ सकते हो, तो अगर आपके पापा जी पढ़े हुए हैं तो। अगला देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था। तो भैया ये तो इनका प्रांतीय विधानसभा और संघीय व्यवस्थापिका दोनों ने वोट डाली थे। अगला देखो, जब संविधान सभा का इलेक्शन हुआ तो सबसे ज्यादा वोटर सबसे ज्यादा मेंबर कहां से आए थे, बंगाल से, चेन्नई से, मुंबई से या संयुक्त प्रांत से। बताओ दोस्तों, सबसे ज्यादा मेंबर कहां से आए थे, मुंबई, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, कहां से आए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सबका आंसर गलत है, सबसे ज्यादा मेंबर आए थे संयुक्त प्रांत से। आज इसी संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसे आज यूपी के नाम से जाना जाता है, और यूपी ही डिसाइड करता है कि किधर जा रही है सरकार। मतलब आप जानते हैं कि यूपी में अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं थ्योरी की बात करता हूं, यूपी की बात कर रहा हूं, तो लोकसभा में कितनी सीटें आती हैं, सब आप जानते हैं लोकसभा में कितनी सीटें आती हैं, और यूपी से राज्यसभा में कितनी सीटें आती हैं, जानते हैं आप क्वेश्चन। तो बेटा लोकसभा की जो 545 सीट है, 543, उनमें से 80 आती है यूपी से। राज्यसभा की 250 सीट है, उनमें से 31 आती है उत्तर प्रदेश से। समझ रहे हो ना आप, दो लाइन याद रखना। पूरे भारत में 543 सीट है एट प्रेजेंट, उन 543 में से 80 आती हैं उत्तर प्रदेश से, देख लो आप 80, और बच्चों 250 है पूरे भारत में राज्यसभा की, उसकी 31 आती हैं आपकी राज्यसभा में। तो इसका मतलब भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा योगदान जो है, अगर मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश का ही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों यूपी की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। यूपी की पॉपुलेशन 19, देखिए डाटा ऐसे याद करा करो, अगर कोई आपसे कभी पूछे 19,98,07,341 जो आपकी पॉपुलेशन है, वो उत्तर प्रदेश की 2011 में थी। उस 2011 में हमारे यहां से 80 और 31 ये मेंबर आते थे। चलो अगला देखिए बच्चों, अगला सवाल आता है आपसे, संविधान सभा में दोस्तों किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। आपको बताना है
द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विच प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। वह कौन सी प्रतिनिधि कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों आपका जवाब आएगा सर हैदराबाद। आपका जवाब आएगा हैदराबाद। अगला देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन कहां से हुआ था? दोस्तों अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ोगे तो आपकी पढ़ने की लगन लगेगी, और जानू उनके बारे में, और जानू उनके बारे में, और जानू उनके बारे में, ऐसी ख्वाहिश आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था मेरे प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल से। अगला देखिए, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है व्हाई डिड द मुस्लिम लीग बाइकॉट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। क्यों बाइकॉट कर रही थी? बाइकॉट इसलिए कर रही थी क्योंकि मुस्लिम लीग अलग एक देश चाहती थी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि एक अलग देश बने, वो देश अलग चाहती है। देश अलग चाहती है तो संविधान सभा भी अलग चाहती है। अगर वो देश अलग चाहती है तो संविधान सभा अलग चाहती है। बोलो यस या नो। और उस देश का नाम क्या होगा सर? पाकिस्तान होगा। कौन होगा? पाकिस्तान। तो आंसर तो आप खुद बता दो, अब क्या आएगा? अरे मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, यही तो रीजन था। आप डी मत दे देना इसका आंसर, कभी आप डी देने लग जाओ। दोस्तों उस देश का नाम क्या था जो मुस्लिम लीग मांग कर रही थी? उस देश का नाम था पाकिस्तान। इस पाकिस्तान का नाम किसने दिया है? पाकिस्तान का नाम किसने दिया है? अगर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान का नाम दिया चौधरी रहमत अली ने। किसने दिया बच्चों? रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं डिमांड कौन कर रहा है? पाकिस्तान की डिमांड करने वाला कौन था? पाकिस्तान की डिमांड करने वाला कौन था? तो ये थे बच्चों मोहम्मद अली जिन्ना। ये थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जी। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल कितना बॉर्डर लगता है? आज अगर मैं आपको चेक करके देखूं कौन सा बच्चा ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना बॉर्डर लगता है? कोई तो ऐसा बच्चा होगा जो बताएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है रेड क्लिफ। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि उस बॉर्डर कितना लगता है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने सही जवाब दिया हो। दोस्तों एक ट्रिक लिख रहा हूं, हमेशा के लिए याद रख लेना। मेरे बचपन का सपना, बीसीपीएन का सपना क्या करने का? एमबीए करने का। ध्यान से सुन लो, कभी फिर ढूंढते रहो। मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का। भारत की सीमा इन 7 देशों से लगती है। बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन 7 देशों से हमारी बाउंड्री लगती है। और मैंने पूछा था सिर्फ पाकिस्तान, बेटा पाकिस्तान से लगती है 3323 किलोमीटर। आप कहते हो गुरुजी कुछ भी पूछ लो, एक सवाल नहीं बताया आपने। एक सवाल किसी बच्चे ने भी अगर बताया हो। आप मुझे ये बता दो कि पाकिस्तान ने भारत पर कितनी बार अटैक किया है आज तक? अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो मुझे बताइएगा, पाकिस्तान ने भारत पर कितनी बार अटैक किया है? देखिए पाकिस्तान कितनी भी बार अटैक कर ले, चाहे वो आज कर लो अगर उनका मन हो, वो कल कर लो जब उनका मन हो, एक बार बताकर युद्ध करके देखें, पता लग जाएगा आटे दाल का भाव क्या है। दोस्तों पहली बार इन्होंने अटैक किया 1948 में, आए पिट कर गए, लेकिन तब इन्होंने एक थोड़ी सी बाजी मार ली थी और जम्मू कश्मीर का हिस्सा जीत लिया था। दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा जीता था, आज उस हिस्से का नाम है पीओके। आज उसका नाम है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऐसा कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है ना। दूसरा 1965 में पिट कर गया। 1971 अपने सैनिक छोड़कर भाग गया, अपने टैंक छोड़कर भाग गया। 1999 ये कारगिल का युद्ध था। बच्चों आपने सनी देओल की मूवी में एक डायलॉग सुना होगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। लेकिन बच्चों अगर इसे चेंज करना हो तो आप लिखेंगे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो इस बार तुमसे हम कराची और लाहौर को भी
छीन लेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है, और वो शायद माँ तुझे सलाम का है ना? वो कहते हैं, इस लाइन को जरूर याद रखना आप, मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का, मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का, ये जरूर आप याद रखना। अगर पाकिस्तान में दम हो कभी तो सामने से अटैक करके देख लेगा, पता लग जाएगा क्या इसमें कितना दम है। जब भी आज तक वार किया उसने हमेशा पीछे से किया है, हमेशा चोरी चुपके अटैक किया उसने जब भी किया है। वो सामने कभी बैठकर युद्ध कर ही नहीं सकता है, पीछे अटैक करता है। अगला देखो, अगला संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था बेटा वर्गीय आधार पर। अगला देखिए, संविधान सभा के प्रतिनिधि कौन थे? भैया ये तो आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे। अगला देखो, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं, आराम क्वेश्चन हो गया, अब तो सिंपल सिंपल बच्चे हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया है? भारतीय संविधान को किसने बनाया है? अगर मैं आपसे कहूं भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, संसद ने, या फिर आपका संसद ने, जर्नल ने? दोस्तों ये बनाया था आपकी संविधान सभा ने। किसने बनाया था? संसद ने नहीं बनाया। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? मैंने पढ़ा है ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले ही। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 45 में, 48 में, 46 में या 47 में? कारगिल के युद्ध में मेरे पापा भी जी थे, भगवान करे वो सुरक्षित हो इस समय, और आपके पापा जी को दिल से सैल्यूट। ठीक है, आपको बताना ये कब हुए? 1946 में, 1946 में। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान की कब स्थापना हुई थी? संविधान सभा की अगर आपसे ये पूछ ले कब स्थापना हुई थी, या आपको वो इस सवाल को पूछ ले फर्स्ट सेशन कब हुआ, फर्स्ट सेशन कब हुआ, वो आपसे ये भी कह सकता है। तो घबरा मत जाना, तुरंत बता देना, 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कहां पर? दिल्ली में। दोस्तों ये बताओ जरा, 30 में से आपके कितने ठीक हैं? तीस में से 25, 28, 29, वेल डन यार, लव यू बच्चों। आज आपने झंडे गाड़ दिए। कौन कहते हैं जीएस बड़ी टफ होती है? अरे कोई पढ़ने वाला चाहिए, जीएस बड़ी आसान होती है। यहाँ तो कोई ना कोई मैथ है, ना कोई रीजनिंग लगानी है, कहीं सवाल ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बस याद रखना है। सच बताओ ईमानदारी से, आज दिल खुश हुआ है कि नहीं हुआ तुम्हारा? सच बताओ ईमानदारी से बच्चों कि हाँ गुरुजी आज वास्तव में हमारा दिल खुश हो गया है। ऐसी पढ़ाया करो रोज, पहले थ्योरी करवाओ फिर एमसीक्यूज करवाओ। देखिए आपको आज ये पता लगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, और जब आपको पता लग गया ना कि क्वेश्चन इस लेवल के आते हैं, तो दोस्तों अब आप कभी मार नहीं खाओगे। अब जरा रुक जाओ यहाँ पे, मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, और उसे जरा थोड़ा ध्यान से सुनना। वो रिक्वेस्ट क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि भाई आपके पेपर में जीएस का बड़ा रोल रहने वाला है। अगर आप मुझे अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, समझ रहे हो ना? अगर आप अपना गुरु मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, जो भी आपका मन हो, दोस्तों मैं आपसे आज एक बात कहूंगा कि आज आपको 170 रुपए खर्च करना है। 170 या 178 जितने भी होंगे, ये खर्च कर रहे हैं, और एक किताब तुम्हारे पास बच्चों पहुंच जाएगी कम से कम 8 दिन के अंदर अंदर। अगर मैं इस किताब को आपको याद करा दूंगा यहीं पर, मैं इस किताब को आपको यहीं याद करा दूंगा, तो क्या आप सभी तैयार हो? मैं इस किताब को आपको यहीं याद करा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आपको ऐसे याद करनी है, ऐसे याद करनी है। इस किताब को जो भी बच्चा परचेज करना चाहता है, एक बार कूपन कोड है Y367S, ये वाला कूपन कोड मेंशन कर दे, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि हाँ ये बच्चे वास्तविकता ही मेरी बात मानते हैं। बुक के लिए मैं चाहता हूं कि ये बुक आप सबके पास हो। इस किताब में से करीब करीब 60 से लेकर बेटा 55 से लेकर 60% तक बेटा जीएस इसमें से पूछी जाएगी, 55 से 60% तक। ये इंग्लिश में भी है, देख लो, जो बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश में, देख लो बाइलैंग्वेल है या नहीं है, ये देख लो बाइलैंग्वेल है या नहीं है, आप खुद देख लो बाइलैंग्वेल है या नहीं है। तो बच्चों ये बुक आपको मिलेगी कैसे, ये देख लो जरा, मिलेगी कैसे ये देख लो। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल गूगल पे जाना है, सिंपल आपको गूगल पे जाना है, यहां लिखना है आपको अड्डा 24/7। जैसे आप लिखोगे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे ऑल कोर्स को सेलेक्ट करना, और यहां एसएससी में सीएचएसएल पर आ जाना। जब आप सीएचएसएल पर आओगे स्क्रॉल करके नीचे आना दोस्तों,
स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहां आपको ये किताब दिख जाएगी। इस किताब को बेटा 184 की सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 105 टेस्ट सीरीज फ्री है, 6 ई बुक फ्री है और 20 घंटे की क्लास फ्री है। 20 घंटे की क्लास फ्री है। बस बाय नाउ पे जाना और यहाँ पे कोड लगाना Y367, यहाँ पे कोड लगाना Y367S, ये लगाना बच्चों। ये किताब आपको 179 की 178 की मिल जाएगी। ठीक है सर, इसमें ओनली एमसीक्यू नहीं थ्योरी है। इसमें थ्योरी है इस किताब में, फिर एमसीक्यूज हैं। जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसी है। स्टेनो के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए ये किताब रामबाण साबित होगी। तो जो बच्चे इस किताब के साथ जुड़ना चाहते हैं आज ही जुड़ जाना, क्योंकि हो सकता है इस किताब का प्राइस विराज बढ़ जाए। आज रामनवमी है दोस्तों, Y367S कोड लगाकर आप इस किताब के साथ जुड़ जाओ। क्या कोड लगाना फिर से बता रहा हूं, Y367S। एक बार सारे बच्चे लिख दो इस कोड को। जो बच्चा इस किताब के, देखिए गुरु से और माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बच्चा किताब ले आज वो इस किताब को एक बार लिख दो Y367S। मेरे पास मैसेज आ जाता है जैसे आप बुक के लिए मेरा कोड यूज करते हो, मुझे भी पता लग जाएगा कि हाँ ये बच्चा मेरी मेंटरशिप में है। ठीक है, आज के फिर हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे। किसकी? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।